गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैसा कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन में हमने जो मुख्य रूप से उसको दो भागों के अंदर बांटा था, दो सब फाइलम्स में बांटा था, जिसमें जो फर्स्ट सब फाइलम है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा जो सब फाइलम हमारे पास था सीलियोफोरा। तो अपन एक सिस्टमेटिक चल रहे हैं, आपने लास्ट वीडियोस भी देखे होंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले प्रोटोजोआ फाइलम की कैरेक्टर्स की बात की थी, जनरल कैरेक्टर्स की, देन हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक चार्ट के व्यू में क्लासेस तक बताया था, चार्ट की फॉर्म में, और उसमें हम अब पर्टिकुलर पहले सब फाइलम यानी प्लाज्मोडर्मा की बात कर रहे हैं कि क्या उसके कैरेक्टर। उसमें हमने प्लाज्मोडर्मा की एक क्लास लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी, मैस्टिगोफोरा, और अब बची हुई जो हमारी दो क्लासेज हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, उसकी आज के वीडियो के अपन अंदर बात करेंगे। वो दो क्लासेस कौन कौन सी है, राइजोपोडा या सार्कोडीना, और दूसरी क्लास है कौन सी, दूसरी क्लास हमारी कौन सी है जिसके अंदर हम स्पोरोजोआ, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर की आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो इसलिए मैंने सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा जो हेडिंग डाली है, इसका अपन एक जो क्लास है उसको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी अपन यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे उसको। तो चलिए, प्लाज्मोडर्मा जो सब फाइलम है, इसकी जो मुख्य रूप से कितनी क्लासेस हैं अगर हम बात करें तो, प्लाज्मोडर्मा इसकी 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, और मैस्टिगोफोरा को क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। दूसरी कौन सी है, राइजोपोडा, इसको ही क्या कहते हैं, सार्कोडीना, और तीसरी कौन सी है, स्पोरोजोआ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए मैस्टिगोफोरा जो है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट वीडियो में। आज अपन बात करेंगे राइजोपोडा, सार्कोडीना और स्पोरोजोआ के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो अपन पहली क्लास ले रहे हैं, कौन सी क्लास, सेकेंड, दूसरी क्लास है ये, एक्चुअली फर्स्ट में पढ़ा चुका हूं, राइजोपोडा या सार्कोडीना। ठीक है, इस राइजोपोडा या सार्कोडीना क्लास के क्या जनरल कैरेक्टर हैं, इसके बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो तो आप जानते हैं कि पूरा क्लासिफिकेशन किस पे बेस है। पूरा क्लासिफिकेशन जो है जंतुओं का किस पे बेस्ड है, ये हम स्पेसिफिकली जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, गमन संरचनाएं जो पाई जा रही हैं, उस पर आधारित है। तो ये गमन संरचनाएं इसमें राइजोपोडा या सार्कोडीना क्लास के अंदर क्या हैं, इनमें मुख्य रूप से गमन संरचनाएं पाई जा रही है सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया क्या है, एक बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जिस तरफ धक्का देता है उसी तरफ एक अंगुली के समान परवर्त बन जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सूडोपोडिया। तो जिस तरफ इसका सूडोपोडिया खिसकता है उसी तरफ अमीबा का मूवमेंट हो जाता है, या इसके अंदर जो जंतु आते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला अपना पॉइंट मुख्य रूप से क्या है, जो राइजोपोडा क्लास को सबसे अलग करता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया आर द प्रोजेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका प्रोजेक्शन है, प्रवर्ध है, और वो साइटोप्लाज्म के धक्का देने की वजह से बाहर की तरफ खिसक जाता है। और साइटोप्लाज्म इसका 2 भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। तो हम देखिए, और कैरेक्टर क्या है इसका, सूडोपोडिया बॉडी नेकेड विदाउट डेफिनेट पेलिकल। दूसरा मेन कैरेक्टर है बॉडी नेकेड विदाउट डिफाइन या डेफिनेट
पेलिकल मेम्ब्रेन शरीर जो होता है वो एक विशिष्ट डेफिनेट पेलिकल मेम्ब्रेन के से घिरा हुआ नहीं होता, लेकिन हमने पढ़ा था मैस्टिकोफोरा क्लास के अंदर एक विशिष्ट पेलिकल मेम्ब्रेन पाई जाती थी, इस वजह से उनका शरीर फिक्स रहता था। जैसी संरचना गोल है तो गोल है, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर है। लेकिन इन जंतुओं का शरीर निश्चित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनकी सेल मेम्ब्रेन नेकेड होती है, और नेकेड होने की वजह से जिधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिसकती है या जिधर सूडोपोडिया निकल जाता है उधर ही जंतु का गमन हो जाता है और उसका आकार कैसा हो जाता है? अनियमित हो जाता है। इसलिए इनका निश्चित आकार नहीं होता। क्या? सो बॉडी शेप आर इरेगुलर, अनियमित आकार होता है, इरेगुलर शेप पाई जाती है शरीर की। और क्या हो सकता है इसमें? न्यूक्लियाई आर वन टू मैनी। साइटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं एक्टो और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म आर डिवाइजेबल, यानी कि आप उसको दो आपको अलग अलग प्रकार का दिखाई दे सकता है। साइटोप्लाज्म आर डिवाइजेबल इन एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या होता है? विभक्त होता है। एक्टोप्लाज्म कौन सा होता है? जो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, उसको अपन एक्टोप्लाज्म कहते हैं। अंदर की तरफ जो पाया जाता है उसको अपन एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो दोनों, जो एक डेंस होता है, एक घना होता है, और एक थोड़ा पतला होता है। तो इसलिए हम इस साइटोप्लाज्म को अलग अलग प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये डेंस साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म। ऐसी कंडीशन को अपन होता है डिवाइजिबल, अपन उसको विभक्त कर सकते हैं। अगर एक जैसा साइटोप्लाज्म पाया जाता है जैसा कि सभी जीवों में होता है तो आप नहीं उसको बता सकते हो, लेकिन यहाँ आपको राइजोपोडा क्लास के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इनका साइटोप्लाज्म आपको अलग अलग प्रकार का दिखाई दे सकता है। और क्या कैरेक्टर हैं? और इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें ये जंतु जो हैं इनमें जैसा अभी मैंने बताया आपको, न्यूक्लियस आर वन टू मैनी। ठीक है, न्यूक्लियस एक से अनेक हो सकते हैं। न्यूक्लियस आर वन टू मैनी, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। एक विशेष बात इन जंतुओं के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, परास्तरण नियमन के लिए क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, विशिष्ट झिल्ली। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल are found in cytoplasm for osmoregulation। ठीक है, परासरण नियमन की प्रक्रिया के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये जहां फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इनके शरीर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है कि एक्स्ट्रा पानी जो भी इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है उसको तेजी से सारी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इकट्ठी होकर के शरीर के बाहर फट जाती है सेल मेम्ब्रेन से, और फिर क्या होता है, सारा एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस जो वाटर शरीर के अंदर प्रवेश किया है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि मैंने आपको कई जो है बी सेक्शन और सी सेक्शन से कई एनिमल करवाए हैं, आपको प्रोटोजोआ के जंतु भी करवाए हैं आपको, जिसमें आपने पैरामीशियम पढ़ा, यूग्लिना पढ़ा, उनकी डिटेल स्टडी करवाई। तो वहाँ पे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पर्टिकुलर फंक्शन, उनकी पूरी स्ट्रक्चर और एक डिटेल्ड लेक्चर वहाँ पे मैंने पूरा दिया था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें केवल क्यों इस कैटेगरीज में रखा गया है क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल ये आपको ध्यान होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बाकी मैंने आपको इनके एनिमल्स डिटेल के अंदर पढ़ाए हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, आपको मालूम है। अब और क्या हो सकता है राइजोपोडा क्लास के अंदर? और कोई कैरेक्टर अगर याद आ रहा है, और कोई कैरेक्टर अगर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अलावा? आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली सॉलिटरी होते हैं और फ्री लिविंग
जंतु होते हैं, फ्री लिविंग, रेयरली कॉलोनियल एंड पैरासिटिक फॉर्म। मोस्टली कैसे होते हैं? सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग। ठीक है। और रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल। और आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइंड उससे मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हो सकता है, बडिंग के द्वारा हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी हो सकता है। अब अपन बात करेंगे दूसरी क्लास सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा की, जो ये तीसरी क्लास बच रही है हमारी स्पोरोजोआ। इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये सब फाइलम जो है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं इसके किसके बारे में? सब फाइलम, सॉरी जो क्लास हमारी बच रही है, कौन सी क्लास बच रही है? स्पोरोजोआ क्लास के बारे में। अब अपन इसके जो कैरेक्टर हैं स्पोरोजोआ के वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास स्पोरोजोआ। इस स्पोरोजोआ क्लास के अंदर जो मुख्य कैरेक्टर है, जैसा कि मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा हूं शुरू से ही, कि इनमें जो इनका मुख्य आधार होता है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या गमन अंग जो होते हैं इनमें नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। और आप पढ़ रहे हैं कि जो प्रोटोजोआ के अंदर मुख्य क्लासिफिकेशन का आधार ही क्या होते हैं? गमन संरचनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ गमन संरचनाएं नहीं पाई जाती, इसलिए स्पोर की तरह हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पोरोजोआ। तो सबसे पहला कैरेक्टर अपन क्या लेंगे कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, गमन संरचनाएं नहीं पाई जाती, ये सबसे मुख्य इसका कैरेक्टर है। और बॉडी के ऊपर इसमें जो है क्या मेम्ब्रेन पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है, पेलिकल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये ओवल या राउंडेड शेप में पाए जा सकते हैं। बॉडी आर कवर्ड बाय पेलिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, बॉडी पेलिकल मेम्ब्रेन के द्वारा ढकी होती है। सो शेप्स आर स्फेरिकल, मे बी स्फेरिकल हो सकती है, मे बी सर्कुलर, बॉडी आर कवर्ड बाय पेलिकल मेम्ब्रेन, सो शेप्स आर स्फेरिकल, क्योंकि इस पे स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती गमन, तो ये आपको स्पोर की तरह, मे बी सर्कुलर, और हम कह सकते हैं स्पोर लाइक। ठीक है, स्पोर की तरह बॉडी होती है, इसलिए अपन इसको स्पोरोजोआ कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है एडल्ट स्पोरोजोआ आर विदाउट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, लेकिन जो देखिए एडल्ट के अंदर जो होता है लोकोमोशन में नहीं पाई जाती, ये बात तो मैंने आपको बता दी। साइटोप्लाज्म के अंदर जो केंद्रक होता है, देखिए न्यूक्लियस आर सिंगल इन यंग स्टेज बट मल्टीपल इन अडल्ट स्टेज। देखिए केंद्रक इसमें जो विशेष है, कैसे कि जब ये यंग स्टेज के अंदर होता है तब अपन इसमें सिंगल केंद्रक देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब ये जनन करता है तो इसके अंदर जनन करने के बाद जो होता है केंद्रक बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो कंडीशन तो हम दोनों मान सकते हैं कि इसके अंदर केंद्रक एक भी हो सकते हैं और एडल्ट स्टेज के अंदर आपको हमेशा
मल्टीपल न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो ये कैरेक्टर है, एक तो एडल्ट स्टेज का मान लो मल्टीपल न्यूक्लियस, और एक सिंगल न्यूक्लियस इन यंग स्टेज। और स्पोरोजोआ क्लास का क्या कैरेक्टर हो सकता है? मुख्य मुख्य तो हमने पढ़ी ली है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। दूसरा, शेप शरीर के ऊपर पेलिकल मेम्ब्रेन होती है, ओवल शेप हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती इसमें, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और न्यूट्रिशन कैसा होता है? स्पोरोजोइक होता है, यानी एब्जॉर्प्शन थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। न्यूट्रिशन आर स्पोरोजोइक means absorption through the body। क्या मतलब हुआ इस बात का कि शरीर के द्वारा जो है अवशोषण का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का, इसलिए ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए अपन और इसके एक दो कैरेक्टर बच्चे उसकी बात कर लेते हैं। और क्या कैरेक्टर इसमें बच रहा है? देखिए, लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है, ये जो हम कह सकते हैं, लेकिन और ये एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक फॉर्म इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में भी इनवर्टिब्रेट के अंदर ये पाए जाते हैं। क्या कह सकते हैं हम? These are found in parasitic form, मोस्टली अधिकतर ये पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और परजीवी के रूप में ये कैसे हो सकते हैं? इंटरसेलुलर या हम कह सकते हैं एंडोपैरासाइट भी कह सकते हैं इसको, एंडोपैरासाइट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट जंतुओं के अंदर अंत्य परजीवी के रूप में भी ये अधिकतर पाए जाते हैं स्पोरोजोआ के मेंबर। जैसे आपने प्लाज्मोडियम, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम और ये सब आपने पढ़े हैं, तो ये सभी इसी के मेंबर है। प्लाज्मोडियम से हमें मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, पता है आपको, तो वो प्लाज्मोडियम इसी स्पोरोजोआ क्लास के अंदर आता है ना। और कुछ ऐसे भी हैं स्पोरोजोआ जो इनवर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, एंडोपैरासाइट के रूप के अंदर पाए जाते हैं। और इसका कोई कैरेक्टर है? और कोई इसका कैरेक्टर है तो देखते हैं अपन स्पोरोजोआ के अंदर और कोई आ सकता है। तो ये जैसे इसका जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होती है, हाँ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर एब्सेंट। देखिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है इन जंतुओं के अंदर एब्सेंट होती है। क्यों नहीं पाई जाती कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? चलिए आप सोचिए जरा सा, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था राइजोपोडा, वहाँ पे राइजोपोडा क्लास के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका पाई जा रही थी। क्यों पाई जा रही थी? क्योंकि वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जा रहे थे मुक्त रूप से। अब फ्रेश वाटर में जब पाए जा रहे थे तो इनके अंदर क्या है, किस तरह का मीडियम है, इनका जो शरीर होता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, साल्ट की कंसंट्रेशन है, वो बाहर के पानी की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। इसलिए शरीर के अंदर, इनके अंदर पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता जाता है राइजोपोडा के मेंबर में, सेल मेम्ब्रेन से। तो पानी अंदर जाता जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा, तो उनका शरीर फूल जाता है और इसलिए उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। वो एक्सेस में जो भी वाटर आता है उसको इकट्ठा करके और शरीर के बाहर जाकर के फट जाती है और सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो जंतु किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। लेकिन ये जंतु कहाँ पाए जा रही है, तो पैरासाइट है, परजीवी। क्या इनको उसकी ज़रूरत है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की? नहीं है। इसलिए
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन जंतुओं के अंदर जब इनका कोई कार्य नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन स्पोरोजोआ क्लास के जंतुओं के अंदर एब्सेंट होते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मोडर्मा सब फाइलम ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। In next class we will discuss about the subphylum Coleophora and their classes. So till then, goodbye.